कल शाम से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं और आज उनकी पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही। सुबह से एनडीए के 3 बड़े नेताओं से सम्राट चौधरी मिल चुके हैं। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के यहां जाकर मुलाकात की और फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर भी पहुंचे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से उनकी मुलाकात हुई है। शाम 6 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 6:30 बजे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। आपको बता दें कि 4 मई के बाद इसी हफ्ते बिहार में कैबिनेट का विस्तार संभावित है। ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये दिल्ली का दौरा उसी से जुड़ा माना जा रहा है। चर्चा है कि सम्राट चौधरी संभावित मंत्रियों की लिस्ट पर केंद्रीय नेतृत्व की मोहर के लिए दिल्ली में है। सम्राट चौधरी की आज शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी, जिसमें कैबिनेट के संभावित चेहरों पर बात हो सकती है। फिलहाल 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, दूसरी तस्वीर में अश्विनी वैष्णव से मुलाकात हो रही है, नित्यानंद राय से मुलाकात की है तीसरी तस्वीर, ललन सिंह से भी मिले हैं, जीतन राम मांझी के आवास पर भी पहुंचे, उनसे भी मुलाकात की और मांझी के परिवार के साथ सीएम ने कुछ वक्त भी गुजारा है, उसकी भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। और मुजफ्फरपुर पहुंचे जेडीयू नेता और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। चंपारण से यात्रा शुरू करने से पहले निशांत मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां विधायक अजीत कुमार ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे। इस दौरान निशांत ने बिहार की जनता का आभार भी जताया। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मुजफ्फरपुर में निशांत पहुंचे, लोगों की भीड़ उनसे मिलने के लिए, उनके एक छवि पाने के लिए इकट्ठा हुई। यहां पर शंखनाद भी किया गया है, शंख से उनका स्वागत किया गया। तो ढोल नगाड़ों के साथ ये स्वागत हुआ है। निशांत सद्भाव यात्रा पर निकले हैं और सद्भाव यात्रा के दौरान सबसे पहले मुजफ्फरपुर पहुंचे और मुजफ्फरपुर पहुंचने के दौरान जो उनके समर्थक हैं उनकी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। ये सद्भाव रथ जिस पर निशांत खड़े नजर आ रहे हैं, समर्थक बड़ी तादाद में उनका स्वागत कर रहे हैं, शंख बजाकर उनका स्वागत किया गया है। ढोल नगाड़ों की भी आवाजें सुनाई दी। लोग जश्न मनाते हुए अपने नेता को देखने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए पहुंचे। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। टीआरए 4 को लेकर महाआंदोलन का ऐलान किया गया। छात्र नेता दिलीप ने 8 मई को महाआंदोलन का ऐलान किया है। टीआरए 4 के विज्ञापन में देरी से नाराज है अभ्यर्थी। टीआरए 4 में नए प्रयोग की जानकारी मिलने पर गुस्सा बढ़ा है। पीटी मेंस परीक्षा मंजूर नहीं, छात्र नेता ने कहा है। एकल परीक्षा टीआरए 5 से खत्म करे आयोग। शिक्षा विभाग और आयोग पर गुमराह करने का आरोप लगाया। 2 साल से अभ्यर्थियों के साथ छल हो रहा है। सीएम सम्राट से तत्काल पहल करने की अपील भी की। 8 मई को पटना कॉलेज से सुबह 10 बजे ये महाआंदोलन शुरू होगा। पटना से बड़ी खबर है। टीआरए 4 को लेकर ये बड़ी खबर। महाआंदोलन की तैयारी में छात्र नेता दिलीप ने 8 मई को महाआंदोलन का ऐलान किया है। टीआरए 4 के विज्ञापन में देरी से नाराजगी है। टीआरए 4 में नए प्रयोग की जानकारी मिलने पर यह गुस्सा बढ़ा है। पीटी मेंस परीक्षा मंजूर नहीं, छात्र नेता ने कहा है। एकल परीक्षा टीआरए 5 से खत्म करे आयोग। शिक्षा विभाग और आयोग पर गुमराह करने का आरोप लगा। अब बिहार में नीट यूजी की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित की जा रही है। दोपहर 2 बजे से शुरू हुई परीक्षा शाम 5 बजे तक चलेगी। बिहार में कई जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और हर सेंटर पर किसी भी तरह की धांधली या कदाचार रोकने के लिए सघन तलाशी के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया है। आप एक साथ 3 शहरों की तस्वीरें सब अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले कैसे अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली जा रही है, पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं। उसके बाद प्रवेश दिया गया। मुजफ्फरपुर में
15 सेंटर पर करीब 9000 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि सासाराम में 7 सेंटर पर 3500 परीक्षार्थी हैं। वहीं मोतिहारी में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और नीट यूजी 2026 की परीक्षा आज से शुरू हुई है। राज्य से 1,65,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। पटना में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा चल रही है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया समेत प्रमुख शहरों में परीक्षा आयोजित की गई है। आपके पास किसी प्रकार का पेन, पेंसिल, इरेजर 2026 की परीक्षा आज शुरू हुई है। 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा प्रथम पाली में है। एक पाली में परीक्षा लिए जाएंगे। राज्य में कई सेंटर बनाए गए हैं। 35 जिलों में करीब 150 सेंटर बनाए गए हैं। पटना में सबसे अधिक सेंटर बनाए गए हैं। काफी सुरक्षा मानकों के साथ परीक्षा शुरू हुई है। जिस तरह से बिहार में कई परीक्षाओं में प्रश्न पत्र के लीक होने की खबर आती रहती है, उसको देखते हुए काफी सुरक्षा बरती गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच आज नीट परीक्षा की शुरुआत हुई है। करीब 1,61,65 छात्र हैं बिहार के जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 35 जिले हैं जहां 150 सेंटर बनाए गए हैं। राज्य के बड़े बड़े शहर हैं जहां पर सेंटर बनाए गए हैं। खास करके पटना में सबसे अधिक सेंटर बनाए गए हैं और 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा चलेगी। काफी सुरक्षा के साथ परीक्षार्थियों को प्रवेश 1:30 तक दिया गया और जो परीक्षा है वो चल रही है। 5 बजे तक परीक्षा चलेगी और सुरक्षा के मानकों का इस्तेमाल किया गया है। जो छात्र जब प्रवेश कर रहे थे तो काफी सुरक्षा देखी गई थी। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। एक्शन से अपराधियों में टेंशन, बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर से कांप रहे अपराधी, गोलियों का हिसाब अब गोली से ही जवाब। ठोकोगे तो सीधे ऊपर जाओगे। बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का निदान हमारी सरकार करते हैं। अपराधियों का शुरू हो गया पिंडदान। बिहार में अपराधी अब सावधान हो जाए। अगर गोली चलाएंगे तो पुलिस भी गोलियों से ही जवाब देगी, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कड़े तेवर के बाद पुलिस अब किसी भी सूरत में अपराधियों को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। यही वजह है कि पिछले 5 दिन में पुलिस ने 3 एनकाउंटर किए हैं। इनमें से 2 अपराधियों को यमलोक भेज दिया गया, जबकि तीसरे अपराधी को लंगड़ा कर अस्पताल पहुंचा दिया गया। और पुलिस का आगे भी यही तेवर रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री के कड़े तेवर के बाद अब पुलिस भी लगातार एक्शन में है। 3 दिन में 2 एनकाउंटर हुए हैं, 1 हाफ एनकाउंटर हुआ है। यानी कि अगर अब पुलिस वालों पर गोली चलाने की कोशिश भी की तो फिर बख्शे नहीं जाएंगे। कुछ फुटेज आवे के संदर्भ सीवान में 3 दिन के भीतर 2 एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। पुलिस ने अपराधियों को घुटने पर ला दिया है और यह संदेश भी दे दिया कि गोली चलाने वाले अपराधी का किसी तरह से इलाज किया जाएगा। 30 अप्रैल को पहले अपराधी छोटू यादव को गोली मारकर लंगड़ा किया गया और आज गोलियों के जवाब में पुलिस ने सोनू यादव को ढेर कर दिया। इसके बाद अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। 29 अप्रैल की देर शाम गाड़ी सटने के मामूली विवाद में अपराधियों ने बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह और भांजे हर्ष को गोली मार दी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान हर्ष की मौत हो गई थी, जबकि चंदन सिंह अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने इस घटना के 12 घंटे के भीतर जवाब दिया और अपराधी छोटू यादव का हाफ एनकाउंटर कर दिया, जबकि आज बड़हरिया में सुबह
सूरज निकलने से पहले ही पुलिस ने सोनू यादव की जिंदगी का सूरज अस्त कर दिया। पुलिस को अपराधियों के एक जगह है जुटने की खबर मिली, जिसके बाद कार्रवाई के लिए पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां दागी और अपराधी सोनू यादव ढेर हो गया। और अब देखिए पिछले 5 दिन में कैसे पुलिस ने अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और साफ संदेश दिया है कि गोलियों के जवाब में पुलिस अब गोली से ही जवाब देगी। 28 अप्रैल की घटना भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या की गई। 29 अप्रैल को भागलपुर में 24 घंटे के भीतर ही आरोपी रामधनी यादव को ढेर कर दिया गया। 29 अप्रैल को सीवान में चंदन सिंह और हर्ष पर फायरिंग की गई। हर्ष की मौत हो गई, चंदन सिंह अस्पताल में भर्ती हैं। 30 अप्रैल को सीवान में ही 12 घंटे के भीतर आरोपी छोटू यादव को लंगड़ा बना दिया गया, यानी कि हाफ एनकाउंटर किया गया। और 3 मई सीवान में 3 दिन में दूसरा बड़ा एनकाउंटर हुआ। हर्ष हत्याकांड में आरोपी सोनू यादव ढेर कर दिया गया सुबह सुबह। और सीवान में सोनू यादव के एनकाउंटर पर एनडीए के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि बिहार में कानून के राज से समझौता नहीं होगा और पुलिस उसी दिशा में काम कर रही। बिहार से अपराधियों का समूल नाश अब तय है। घटनाएं छिटपुट होती रहती है बिहार में। पहले भी कानून का राज था, अब भी कानून का राज है। और कानून के राज में अगर कोई घटना दुर्घटना करता है, किसी के जान माल लूटने की कोशिश करता है, गोली चलाता है, कानून को हाथ में लेता है, तो कानून को हाथ में लेने वाले व्यक्ति को किसी भी कीमत पर पहले भी बख्शा नहीं गया है, अब भी बख्शा नहीं जाएगा। उनको हर हालत में कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई अपराधी अगर पुलिस पर गोली चला दे, गोली तान दे, तो उसका तो सोनू यादव का एनकाउंटर हो गया है। अपराधी था, कई अपराध में लिप्त था, और देखिए उस दिन गाड़ी सटा गोली मार के हत्या कर दिया। तो अब तो माला चढ़ाना ही है ना अपराधी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, जो अपराधी है उसको माला पहनाना नहीं है, उसको माला चढ़ाना है। तो अब पुलिस पर गोली चलाएगा। सीवान में हुए सोनू यादव के एनकाउंटर पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कानून राज को चुनौती देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फटाफट और खटाखट से कानून का पालन होगा। वहीं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा कि वैसे अपराधी जिनके अंदर से कानून का डर खत्म हो गया है, उन्हें कानून का डर दिखाना चाहिए। सोनू यादव जो 10 गंभीर आपराधिक मामले, हत्या, डकैती जैसे आर्म्स एक्ट संगीन मामले का आरोपी था, कानून के राज को चुनौती दिया, आतंक का सीवान बनाना चाहता था, संस्थाओं पर कोई हमला करेगा, पुलिस बल पर हमला करेगा, अपराध का जबड़ा जो संक्रमित है वह पुलिस को दिए गए अधिकार फटाफट और खटाखट से कानून का पालन भी होगा। जो अपराधी कानून को धत्ता बताते हैं, कानून से ऊपर अपने आप को समझते हैं और कानून का जिनके अंदर भय खत्म हो गया है, उनको कानून का भय दिखाना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से बिहार जंगल राज से एकाएक मंगल राज में आया। हमारी बेटियां साइकिलों से चलने लगी और वो शांति का प्रतीक बन करके एम्बेसडर बन के निकली और बिहार में एक शांति का माहौल हुआ। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री बने हैं हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी। हम समझते हैं इन्होंने एक स्पष्ट मैसेज दिया है कि कोई भी अपराधी हो, चाहे किसी समुदाय जाति का हो, अगर वो अपराध करेगा और इस तरह का हिमाकत करेगा, उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए। और सीवान एनकाउंटर पर पूर्व एमएलसी और बीजेपी नेता मनोज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। मनोज सिंह ने पुलिस की कार्रवाई की खुलकर सराहना करते हुए कहा है कि घटना के अगले दिन ही छोटू का हाफ एनकाउंटर और 4 दिन के भीतर ही सोनू यादव एनकाउंटर के ढेर कर दिया गया है। यह पुलिस का बहुत अच्छा काम है। पुलिस की कार्रवाई न्याय संगत है। कार्रवाई जो हुई है न्याय संगत है और हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को और डीजीपी को, हमारे जिला के कप्तान
एसपी सिवान और जिला प्रशासन डीआईजी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी को उन्होंने काउंटर करने का काम किया जो निर्दोष लोगों की हत्या की थी। और राजस्व एवं भूमि सुधार का बड़ा फैसला सामने आया। हड़ताली सीओ और आरओ को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सामूहिक अवकाश से लौटने के फैसले के बाद विभाग नरम हुआ है। सभी निलंबित आरओ, सीओ और अन्य पदाधिकारियों का निलंबन खत्म कर दिया गया। सभी को संबंधित जिलों के डीएम के समक्ष योगदान देने का निर्देश दिया गया है। 30 अप्रैल को बिना शर्त सामूहिक अवकाश पर लौटने का भी फैसला लिया गया था। पूर्व प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी को निलंबित किया था। तो बड़ी खबर है ये, राजस्व एवं भूमि सुधार का ये बड़ा फैसला। हड़ताली सीओ और आरओ को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सामूहिक अवकाश से लौटने के फैसले के बाद विभाग नरम हुआ। साल खत्म करने के बाद राज्य भर के निलंबित सीओ और आरओ को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है और सभी को निलंबन मुक्त कर दिया है। राजस्व विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि तत्काल प्रभाव से सभी 47 आरओ, सीओ और समकक्ष पदाधिकारी अपने अपने संबंधित जिले के जिलाधिकारी के समक्ष जाकर योगदान करें। बताते चलें कि राजस्व विभाग के सचिव जो हैं जय सिंह, उनके साथ वार्ता हुई थी और 30 तारीख को सहमति बनने के बाद यानी 30 अप्रैल को ही सहमति बनी और जिसके बाद सभी ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। और उसके बाद अब आदेश जारी कर दिया गया है कि सभी 47 जो राजस्व सेवा के अधिकारी हैं जिन्हें निलंबित किया गया था तत्कालीन प्रधान सचिव सीके अनिल के द्वारा, अब उन्हें निलंबन मुक्त किया गया है। तो कुल मिलाकर बड़ी राहत दी गई है क्योंकि लगातार 9 मार्च से सभी हड़ताल पर थे और इस दौरान सभी अंचलों में कामकाज बाधित रहा। जमीन संबंधी तमाम जो काम है वो ठप रहा। लेकिन इस बीच नई सरकार के गठन के बाद सम्राट सरकार में वार्ता हुई और सचिव जय सिंह के साथ वार्ता में सहमति बनने के बाद सभी ने हड़ताल खत्म कर दिया है और अब 47 सीओ, आरओ और समकक्ष पदाधिकारियों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने तत्काल योगदान देने का आदेश जारी किया है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ है। हत्या कर शव फेंकने की आशंका जाहिर की जा रही है। अब तक लड़की की पहचान नहीं हो सकी है। मृतका की उम्र करीब 16 से 17 साल बताई जा रही। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के ललित भवन के पीछे एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप मचा। हालांकि उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि लड़की की हत्या कर शव को फेंका गया है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगा। घटना की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही। मृतका की पहचान के लिए पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। 3/5/26 को शास्त्री नगर थाना अंतर्गत ललित भवन के पास जो है एक लड़की का जो है वो अज्ञात शव वो शास्त्री नगर थाना को प्राप्त हुआ है। इसमें जो है अभी एफएसएल को बुला लिया गया है, डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया है। सीसीटीवी वगैरह जो है वो देखा जा रहा है। शव की पहचान अभी हुई नहीं है तो शव की पहचान करने का भी प्रयास किया जा रहा है और जो भी विधि सम्मत अगर कार्रवाई है वो किया जा रहा है। कहाँ पे ये सब बरामद हुआ है सर? ये ललित भवन के एक जस्ट बगल में जो है वो एक गली अंदर जाती है तो वहीं पे प्रथम दृष्टिया ये ऐसा प्रतीत होता है कि वो शायद जो है कि किसी अन्य थाना क्षेत्र से जो है क्या कहते हैं, चूँकि जो लड़की है लड़की के बॉडी पे जो है वो इंजरी भी है कुछ, तो ऐसा लगता है कि वो हत्या कर या जो भी करके वो जो है वहाँ पे छिपाने के दृष्टिकोण से वहाँ पे डंप कर दिया गया। और मोतिहारी में एक अनोखा स्कूल है जहां एक ही कमरे में कई क्लास चलती हैं। इसके कारण बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भले ही लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अभी भी मोतिहारी के कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो बिना बिल्डिंग के चल रहे हैं। कुछ बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं तो कई जंगल में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कई जगह तो एक ही कमरे में पूरे स्कूल का संचालन होता है। मोतिहारी के चकिया के शेरपुर प्राथमिक विद्यालय
महज एक कमरे में ही पूरे स्कूल के हर वर्ग का संचालन हो रहा है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय शेरपुर का है, जो चकिया अनुमंडल के अंतर्गत आता है। और देखिए, एक रूम में, एक कमरे में एक स्कूल का संचालन हो रहा है। देखिए, तस्वीर आपको दिखाएंगे कैसे शिक्षक जो है बच्चे को पढ़ा रहे हैं। देखिए, उम्मीद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षण व्यवस्था कैसी होगी। एक ही वर्ग में 4 शिक्षक हैं जो 5 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 1 से 5वीं तक की यहाँ पढ़ाई होती है। 15 बाई 10 के कमरे में सभी छात्र एक कमरे में ही बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं हो हल्ला के कारण बच्चों की पढ़ाई भी भगवान भरोसे ही चलती है। स्कूल के शिक्षक और बच्चे भी नई सरकार से स्कूल के भवन बनने की उम्मीद लगा रहे हैं। शेरपुर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक राजा शाह ने कहा कि एक ही कमरे में पूरे स्कूल का संचालन होता है। जगह की कमी है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई चल रही है। रूम है नहीं, हम लोग के पास एक ही रूम है और इसी रूम में अब हम लोग 5 क्लास चलाते हैं। अलग अलग बांट दिए हैं, रूम को अलग अलग बांटे हुए हैं। स्कूल के शिक्षिका रीमा कुमारी ने भी कहा कि स्कूल भवनहीन है। एक ही छोटे से कमरे में पूरे स्कूल का संचालन होता है। वहीं छात्र राजू कुमार और सुभाष कुमार ने कहा कि स्कूल के पास बिल्डिंग नहीं है। उन्होंने सरकार से स्कूल का भवन बनवाए जाने की गुहार लगाई है। बहुत ज्यादा परेशानी होती है, एक क्लास से दूसरे क्लास की डिस्टरबेंस होती है। अभी तक भवन नहीं बना है? नहीं, अभी तक भवन का कोई ये नहीं है। क्या परेशानी होता है सर? बहुत हल्ला होता है। हल्ला होता है, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाता होगा। यस सर। उम्मीद है कि नई सरकार अब बनी है तो स्कूल का भवन भी बन जाएगा, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है वो जमीनी हकीकत कुछ और है। बच्चे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, शिक्षकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है, और वैसी स्थिति में शिक्षण व्यवस्था जो है वो भगवान भरोसे ही चल रही है। अनिश कुमार, न्यूज़ 18, मोतिहारी। और मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह के थावे दुर्गा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद एक निजी कार्यक्रम में वो पहुंचे। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मोकामा से तस्वीरें हैं। जेडीयू विधायक अनंत सिंह थावे मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की है। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद एक निजी कार्यक्रम में भी अनंत सिंह पहुंचे।